रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देवता भगवान गजानन को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम राज सिंह हाटा है। आरएस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज की जो अपनी क्लास है वो मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जितनी भी होती है सब में बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल तो कुछ दूसरे एग्जाम्स में भी मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा में तो इस सिलेक्शन में बहुत बड़ा पार्ट होता है मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान वो सब्जेक्ट है जो उनके समझने में आ जाता है उनके लिए बहुत इजी है, और जो नहीं कर पाते इसको उनके लिए बहुत डिफिकल्ट, और स्टूडेंट तैयारी करने में ज्यादा फोकस मनोविज्ञान पे कर देता है। इस वजह से उसका टाइम भी खर्च हो जाता है और वो तैयार भी नहीं कर पाता और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाता। तो मनोविज्ञान को कुछ आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे जिनके अच्छा हो जाता है उनका ठीक है, मगर जिनको अगर कम समझने में आता है कि मनोविज्ञान हमारे नहीं आता, तो उनको शायद मेरी क्लास से फायदा हो सकता है, बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो साइकोलॉजी में चैप्टर्स तो सेम है। साइकोलॉजी में सबसे बड़ी समस्या आती है शब्दों की, तो मेरी आप सभी से सलाह रहेगी कि इसकी शब्दावली तैयार कर ले। जैसे अपन 6, 7, 8 में जब हमने इंग्लिश पढ़ना सीखा था उस टाइम पे हम लोग वोकैबुलरी तैयार करने के लिए मीनिंग बुक रखते थे, मीनिंग की एक नोटबुक बना लेते थे, तैयार कर लेते। उसी टाइप से साइकोलॉजी की आप एक मीनिंग बुक बना ले, इसके वर्ड्स लिखना शुरू कर ले। अगर इसकी आप डिक्शनरी कंप्लीट कर लेंगे, वोकैबुलरी अगर इसकी तैयार कर लेते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता आगे आपको कोई परेशानी आएगी। तो आज मैं आपको मनोविज्ञान में सामाजिक विकास के सिद्धांत करवाने जा रहा हूं। ये सामाजिक विकास के सिद्धांत रीट में, 3rd ग्रेड एग्जाम में, 2nd ग्रेड में और स्कूल लेक्चरर में चारों जगह पूछा जाता है। तो हम एक ही बार में इसको ऐसा तैयार कर लें कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपने पहली बार में अच्छे नोट्स बना के अच्छे बुक्स से चैप्टर तैयार कर लिया तो शायद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिवीजन करना है, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करते जाए। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने यहाँ पर 2 सिद्धांत लिए हैं सामाजिक विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और दूसरे लिए है सामाजिक सामाजिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। रीट में ये चैप्टर विकास के सिद्धांत के नाम से है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में भी इसी नाम से है। 1st ग्रेड में केवल किशोरावस्था में अधिगमकर्ता का विकास, उस नाम से एक यूनिट लगी हुई है, उसमें ये सिद्धांत दिए हुए हैं। आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक हो अच्छी तो उसमें खोल कर देख लें, आपको उसमें मिल जाएंगे। अब यहाँ हमने शुरुआत करते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो साइकोलॉजी में सबसे आपको ज्यादा जो ध्यान में रखना है, हर थ्योरी का और हर इवेंट का नेम आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। इंग्लिश में याद रखना आपके लिए कहाँ फायदेमंद हो जाता है कि जब यहाँ पर, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है 90% चांसेस वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा हिंदी के, इनकी जगह इनके कोई प्रायवाची शब्द यूज करके आपको डाल देगा, और वहां हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सी थ्योरी पूछी गई है। इसीलिए अगर हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश में सिमिलरिटी रहती है, इंग्लिश में इसका नेम आपको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए हर कोई सा भी सिद्धांत, कोई सी भी थ्योरी हो, उसका इंग्लिश नेम आप जरूर याद रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जिस भी साइकोलॉजिस्ट ने कोई थ्योरी दी तो उस साइकोलॉजिस्ट का पूरा नेम याद रखें। उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस वगैरह ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, मगर उसका पूरा नाम जरूर याद रखें, क्योंकि नाम पूछ लिए जाते हैं अक्सर, और वही कच्चा खा जाते हैं जो अधूरी तैयारी से जाते हैं। शुरू करते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक, इसके प्रणेता जो थे वो थे इरिक एरिक्सन। अब कहीं तो इसकी नाम, किसी बुक में आपको नेम मिलेगा इरिक एरिक्सन, किसी बुक में नाम मिलेगा एरिक्सन, तो कंफ्यूज ना हो, एरिक्सन भी वही है और एरिक्सन भी वही है। पूरा नाम है इनका एरिक होमबर्गर एरिक्सन। एरिक्सन का पूरा नाम एरिक होमबर्गर एरिक्सन। ये इनके पास नागरिकता कहां की थी? अमेरिका और जर्मनी।
अमेरिका और जर्मनी, इनका बर्थ प्लेस जो है वो जर्मनी में था, बाद में जाकर ये रिसर्च करने के लिए अमेरिका चले गए थे और अमेरिका की वहां की नागरिकता ले ली और अपने जो भी थ्योरीज थी वो वही के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाई, इसीलिए नागरिकता इनके पास अमेरिका की भी थी और इनका बर्थ प्लेस जर्मनी में है, ये जर्मनी के नागरिक भी थे। इनका जन्म 15 जून 1992 जर्मनी में एक सिटी है फ्रैंकफर्ट, वहां पे इनका जन्म होता है। मृत्यु इनकी डेथ 12 मई 1994, इट मींस 92-94, मतलब अच्छी खासी एज भुगती थी इन्होंने, करीब 91 ईयर की एज में इनका देहांत हुआ है। चलो उस टाइम में कोई लेना देना नहीं। आगे अपने काम की जो बुक है, काम की जो चीज है वो है प्रसिद्ध पुस्तक, एरिक्सन की एक फेमस बुक है जिसमें से ये सिद्धांत लिया हुआ है। बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये बुक बहुत सारी बार जब भी आप साइकोलॉजी पढ़े तो खाली 4-5 पेज रख ले और उन पेज में ऊपर टॉपिक लगा ले प्रसिद्ध पुस्तकें, और जिस भी साइकोलॉजिस्ट की बुक का नाम आता है उसको लिख लो और उसका डिस्क्रिप्शन में इतना सा लिख लो कि किस लिए फेमस है। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसका सेशन 1963 है और ये फेमस है कि इसमें ये सिद्धांत दिया हुआ है, ये सिद्धांत इसी में दिया हुआ है, इसलिए ये बुक फेमस है। आगे सिद्धांत का दूसरा नाम, इनके सिद्धांत का एक अन्य नाम भी जिसको जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जीवन को पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया था पूरे जीवन को आधार मान के, इसलिए इसका नाम दे दिया जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। आगे सिद्धांत में सम्मिलित विकास के पक्ष, देखो विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं, सामाजिक है, व्यवहारिक है, व्यक्तिगत है, सांस्कृतिक है, अलग अलग पक्ष होते हैं। तो इन्होंने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में विकास के कौन कौन से पक्ष शामिल किए? एक तो व्यक्तिगत पक्ष शामिल किया है, दूसरा सामाजिक शामिल किया है, सांस्कृतिक शामिल किया है और सामाजिक। व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्सनल, इमोशनल, कल्चर, सोशल, 4 के 4 पक्ष को इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। अब इनके सिद्धांत से संबंधित अगर यहां तक आपने अच्छा तैयार कर लिया तो एरिक्सन से संबंधित तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यहां तक तैयार हो गए। बस टू द पॉइंट पढ़ते जाएं, ज्यादा दिमाग में नहीं उतारना, ज्यादा खोज नहीं करनी अपने को। एक अच्छी सी रेफरेंस बुक ले आए और उस बुक में से अच्छे नोट्स बना ले, और कोई भी टीचर की जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता आपको मेरी क्लास देखें, जिसकी आपके समझने में आती है उसकी क्लास देख लें बस, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनके सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये फ्राइड के, इनका जो मत था वो फ्राइडवादी था, मतलब फ्राइड जो थे सिगमंड फ्राइड की विचारधारा का समर्थन करते थे, तो इनका मत फ्राइडवादी था। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ देखेंगे। फ्राइड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन किया। फ्राइड ने विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड। और फ्राइड ज्यादातर फेमस है मनोविश्लेषणात्मक जो व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसकी वजह से। और विकास में मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, तो उनमें फ्राइड में मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में किसको महत्वपूर्ण माना था? कामुकता को, काम भावनाओं को ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी थी। बट फ्राइड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन करते हैं, परंतु कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानते, विकास में कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानते। कौन? एरिक्सन। आगे चलते, एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में संपूर्ण जीवन अवधि को, एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में संपूर्ण जीवन अवधि को 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। पूरे जीवन काल को 8 भागों में विभाजित करके अलग अलग काल की अलग अलग अवस्थाओं, किस अवस्था में कौन सा विकास हो रहा है, इमोशनल कौन सा हो रहा है, सोशल कौन सा हो रहा है, तो ये दर्शाया है। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं। नंबर 1 पे विश्वास बनाम अविश्वास, नंबर 2 पे स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, नंबर 3 पे पहल शक्ति बनाम दोषित, नंबर 4 पे परिश्रम बनाम हीनता, नंबर 5 पे अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, नंबर 6 पे घनिष्ठता बनाम बिलगाव, नंबर 7 पे जननात्मकता बनाम स्थिरता, और नंबर 8 पे अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ये इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत में पूरी जीवन अवधि को 8 भागों में बांटा है। अब हमें क्या करना है, इनका हिंदी में कम बल्कि इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि हिंदी में हो सकता है शायद इसमें से किसी एग्जाम के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये वाले नेम नहीं मिले, नेम चेंज मिलेंगे वहां पे।
तो इंग्लिश वाले आप ज्यादा याद रखें तो अच्छा होगा। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनॉमी वर्सेस सैम एंड डाउट। पहल शक्ति बनाम दोषिष्ट, इंसेंटिव वर्सेस गिल्टी। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। घनिष्ठता बनाम विलगाव, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जननात्मकता बनाम स्थिरता, तो जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टेजेशन। अहम संपूर्णता बनाम निराशय, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। ये पूरे के पूरे आप अगर इंग्लिश में याद रख लेंगे तो हो सकता है हिंदी का नाम ये नहीं मिले, मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि सारे पेपर मोस्टली 2 लैंग्वेज में आते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पेपर में रहता है, हो सकता है आपको वहां पर इंग्लिश में यही वर्ड मिल जाए और आप ये क्वेश्चन कर पाए। अब इसकी एक एक दशा को देखते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास की आयु जो एज ग्रुप दिया वो दिया है 0 से 18 माह में, जन्म से 18 माह की उम्र तक बालक में विश्वास बनाम अविश्वास का गुण रहता है। मतलब कैसे, माता पिता जब बच्चे के पास आ जाते हैं, उसके साथ प्यार से खेलते करते तो उसमें विश्वास हो जाता है, उसको पेरेंट्स के ऊपर अपना बिलीव फील करने लग जाता है। बट जब वही माता पिता अपनी ड्यूटी के चक्कर में बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं तो बच्चे में वापस अविश्वास का भाव आ जाता है। मतलब छोटे बच्चे से प्रेम करो तो वो आपके प्रति अपनापन दिखाएगा, अगर उससे आप दूर जाते हैं, उसको आपको डांटते फटकारते हैं तो वो तुरंत रिएक्शन देगा अविश्वास का। ये विश्वास बनाम अविश्वास के बता। नंबर 2, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता में क्या है कि ये एज है 18 माह से 3 वर्ष, मतलब 1.5 साल से 3 वर्ष तक की। इसके बीच में बच्चा चलना सीख जाता है, चीजों को उठाना सीख जाता है, खाना अपने हाथ से खाने की कोशिश करने लग जाता है। तो इसमें क्या है, बच्चा अपने हाथ से काम करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है तो उसको अच्छा लगता है। जब उसको ऐसा करने से जब उसको डांट देते हैं तो फिर उसको लज्जा और डाउट फील होता है। तो इस अवस्था को कहते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इससे आगे वाली आती है पहल शक्ति बनाम दोषित। पहल शक्ति बनाम दोषित, ये एज ग्रुप है 3 से लेकर 5 साल तक। ये 3 से लेकर 5 साल तक की एज ग्रुप में आता है पहल शक्ति बनाम दोषित। इसमें ये प्राक विद्यालय आयु है। प्राक विद्यालय मतलब नर्सरी स्कूल की एज है। इस एज में बच्चा नर्सरी स्कूल में जाने लग जाता है। स्कूल में जाने के बाद वो नए नए काम करने लग जाता है, नई नई खोज करने लग जाता है, कोई कैसी पिक्चर बनाता है, कैसी पिक्चर बनाता है। जब वो ऐसा करता है तो उसको अपने अंदर से मोटिवेट होता है और आगे काम करता है। बट जब उसको काम से, उसके किसी काम से, जैसे उसने स्कूल में कोई ऐसी शरारत कर दी जिसकी वजह से मिस ने या सर ने उसकी डांट लगा दी, तो फिर वो इसमें अपने आप को दोषी मानने लग जाता है, अपने आप को दोषी मानने लग जाता है। और वो थोड़ा उस जिस काम को कर रहा था उत्साह से वो उसको नहीं करता, वो उससे थोड़ा नाराज हो जाता है। ये पहल शक्ति बनाम दोषित, अपने आप को गिल्टी फील करने लग जाता है। इससे आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका भाव समझ ले आप। वहां पर जो साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन की लाइन 5-5, 7-7 लाइन का क्वेश्चन होता है, तो उसको पढ़कर उसका भाव निकालना है। बस इसको आप, मैं इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव ये बता रहा हूँ। बहुत सारी बुकों में देखना केवल नाम ही दे रखे हैं, इनके शब्दों से आप निकाल लें, इसका अर्थ निकाल लें, थोड़ा माइंड में इनका बना ले, माइंड में इनकी थ्योरी बना ले कि ये क्या है, ये टाइटल क्या बोल रहा है। आगे चलते हैं परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, ये एज है 6 से 12 वर्ष की। और 6 से 12 वर्ष की एज में आप भी जानते हैं 6 से 12 वर्ष की एज बाल्यावस्था की, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा पहली क्लास में आ जाता है, पहली क्लास में आता है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाने लग जाता है, साथियों के साथ खेलने लग जाता है और अपना एक समूह बना लेता है, अपना समूह बना लेता है। अब वो अपने समूह से उसमें परिश्रम करेगा, कोई न कोई प्रयास करेगा, ऐसे प्रयास करेगा, ऐसा काम करेगा। अगर वो सक्सेस हुआ, अगर वो सक्सेस हुआ तो उसको माता पिता अगर उसके काम की प्रशंसा कर देते हैं, अगर पेरेंट्स उसको जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसकी अगर प्रशंसा कर देते हैं तो वो खुश हो जाता है। और अगर उसको उसकी प्रशंसा करने के बजाय अगर उसको डांट पड़ जाए या जो कोई काम कर रहा था उसका उल्टा रिजल्ट उसके पास आ जाए तो फिर वो अपने आप को हीन समझने लग जाता है। ये थी परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। नेक्स्ट आती है अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति। अहम पहचान, इसका इंग्लिश नेम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये एज है किशोरावस्था की,
टीन एज, 12 से 18 एज की। अब किशोरावस्था, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते थे, किशोरावस्था आपने पढ़ी होगी, वह संधि काल है, कल्पना कल्पना की आयु है, इसमें बच्चा कल्पना करने लग जाता है, चंद क्या क्या बहुत सारी इसकी विशेषताएं दे रखी है। तो इस टाइम पे अहम पहचान, मतलब जो किशोर होते हैं वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं समाज में, वो समाज के सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं ये बनूंगा, मेरा फ्यूचर ये है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, मुझे आगे चलकर ये करना है, मुझे आगे चलकर ये बनना है, ये करना है। अगर वो अपने आप को उस भूमिका में रखना शुरू कर देते हैं, अब वो भविष्य को लेकर चिंतित भी रहते हैं कि फ्यूचर में मेरा रोल क्या होगा। जैसे किसी किशोर ने टारगेट ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनने के लिए जैसे उसको नीट क्लियर करनी होती है, अब वो इस टेंशन में भी रहता है कि अगर नीट क्लियर नहीं हुई और मैं डॉक्टर नहीं बना, तो ये अवस्था आगे उसकी भूमिका संभ्रांति के रोल वो अपनी अहम पहचान बनाना चाहता है समाज में डॉक्टर बनके, पर डॉक्टर बनने के लिए जो काम करने हैं उसको अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो फिर उसके दिमाग में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ये है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, उलझन की अवस्था। एक तरह से उलझा हुआ रहता है बालक, समस्या में उलझा रहता है, क्योंकि न किसी को बताता है, न किसी से सलाह देता है, अपने दिमाग से सोचता रहता है। इसके आगे आती घनिष्ठता बनाम बिलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये एज है 18 to 35। 18 to 35 की एज अगर आप मान के चले, आप सोचे अपने माइंड से कि 18 से 35 की एज के समाज में कौन लोग हैं। 18 से 35 की एज के बीच में मोस्टली जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स होम लाइफ में एंटर कर जाते हैं। होम लाइफ में एंटर करने का मतलब है वो किसी न किसी जॉब में चले जाते हैं, अब शादी कर लेते हैं, परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अब वो अपने साथियों के साथ पारिवारिक आयोजनों में इनमें भाग लेना शुरू कर देते हैं, तो वो लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ने लग जाते हैं, अच्छे दोस्त बनाना है, परिवार रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना, उनके साथ अपने संपर्क बढ़ाना है। तो जो ऐसा कर लेता है वो तो घनिष्ठता, मतलब सबसे घनिष्ठ हो जाता है। और जो इनमें सक्सेस नहीं हो पाता, जो रिश्तेदारों में, जो साथियों में, इनमें वो अपने आप को ज्वाइन नहीं करवा पाता, जो उनसे तालमेल नहीं बैठा पाता, वो एक तरह से अलगाव की जिंदगी जीता है, वो अकेला ही रहता है। ये स्थिति आ जाती है इस एज में। इसके बाद आती है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। अब यहाँ पर आदमी इस एज में 35 to 65 की एज में यहाँ पर किसके बारे में सोचने लग जाता है? आप समाज में देख लीजिए 35 से 65 के बीच के, तो कई टाइम तक जो किशोर था, इस एज में जो आएगा वो इस टाइम तक परिवार का हिस्सा हो जाता है, वो खुद फादर बन चुका होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी होती है, उसको वही ड्यूटी निभानी हो जाती है जो उसके फादर निभा रहे थे। वो अपनी पीढ़ी के बारे में सोचने लग जाता है, बच्चे को क्या जॉब लगवानी, बच्चे को क्या लगवानी, इनका क्या करना है, इनका परिवार में, समाज में, शादी विवाह वगैरह, इसके बारे में सोचने लग जाता है। और जब सब कुछ, जब ये कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जैसे संतानें नहीं थी, या जिनके पास ऐसे अच्छी जॉब नहीं थी, सेटल नहीं हो पाए, ये नहीं कर पाए, तो वो अपने आप को धैर्य बनाकर रख लेते हैं, चलो जो ठीक है हुआ सो हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। अहम संपूर्णता, केवल मैं इनको आपको बेसिकली क्लियर करवा रहा हूँ, और यहाँ से कोई थ्योरेटिकल, वहां आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने की एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर 400 शब्दों में लिखे, ऐसे नहीं आते। वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से, इसके पढ़ाने से हम नहीं कर पाएंगे, वो तो आप अपने माइंड से समझ के ही करेंगे। मैं केवल यहाँ पर आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ इसकी आपको थॉट से समझ आए, इसके भाव समझ आए, भाव क्या है। लास्ट है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ये एज आएगी 65 प्लस की। इस टाइम तक आदमी वृद्धावस्था में चला जाता है और बस ये सोचता रहता है मैंने जिंदगी में जो किया वो अच्छा किया, जो मैंने कर पाया वो तो अच्छा कर लिया, जो नहीं कर पाया उसका अफसोस रहा, बस ये कर लेता तो और अच्छा होता। मतलब संपूर्णता की उसमें भावना आ जाती है कि मेरी जिंदगी जो है, मैंने जो सी सोची थी वैसे सफल हो गई। तो ये था एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत लिया है मैंने। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक सामाजिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है। इसके जो प्रवर्तक है वो है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। नाम अच्छे से याद रख ले, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर।
पूरा नाम याद रखिए, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। कहीं पर भी ब्रॉनफेन ब्रेनर भी नेम आ जाता है, कभी यूरी ब्रेनर भी आ जाता है, बट आपको पूरा नेम याद रखना है, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ये अमेरिका के थे, मूल निवासी इनका जन्म स्थान रूस में था, मास्को जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1917, मृत्यु इनकी 25 सितंबर 2005। डेथ इनकी 25 सितंबर 2005, 21वीं सदी में हुई। सिद्धांत का वर्तमान नाम, इनके सिद्धांत को प्रेजेंट टाइम पर जैव पारिस्थितिकी मॉडल के नाम से जाना जाता है। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के सिद्धांत को प्रेजेंट टाइम पर जैव पारिस्थितिकी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए। पर्यावरण तल जानते हैं ना, पर्यावरण तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते रहते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, पर्यावरण। तो वहां उस पर्यावरण की बात नहीं है। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए। कौन कौन से? लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बृहत्मंडल, घटकमंडल। लघुमंडल बोले तो माइक्रो सिस्टम्स, मध्यमंडल बोले मैक्रो मेसो सिस्टम्स, बाह्यमंडल एक्सो सिस्टम्स, बृहत्मंडल मैक्रो सिस्टम्स और घटकमंडल क्रोमो सिस्टम्स। 5 स्तर बताए। अब 5 स्तर में किस किस को शामिल किया है? 5 स्तर में लघुमंडल में सबसे पहले ये शामिल करते हैं परिवार है, माता पिता है, दादा दादी है, आस पड़ोस है, इनकी अनुभूतियां, कि यहां से बच्चा क्या सीखता है। माता पिता, परिवार, पड़ोस, इनसे बच्चा क्या सीखता है, इनकी अनुभूतियों को शामिल करते हैं। इनकी अनुभूतियों को शामिल करते हैं लघुमंडल में। अब दूसरा आ जाता है सेकंड नंबर में मध्यमंडल। मध्यमंडल किसके बीच में? देखो, लघुमंडल और बाह्यमंडल के बीच में मध्यमंडल है। लघुमंडल और बाह्यमंडल के बीच में मध्यमंडल। पहले मैं इसको बाह्यमंडल आपको क्लियर करवा दूं। बाह्यमंडल क्लियर करवा दूं। बाह्यमंडल में कौन कौन से आ जाता है? जैसे माता पिता का कार्यस्थल, माता पिता कहीं जॉब करते हैं तो वहां का, कोई धार्मिक स्थान है, वहां के अनुभूत है। तो यहाँ पर अब इन दोनों के बीच के जो अनुभव होते हैं, पेरेंट्स के वर्क प्लेस के बीच के अनुभव क्या है, या विद्यालय स्कूल और टीचर्स के बीच के क्या अनुभव है, वो आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल में लघुमंडल और बाह्यमंडल के बीच का अनुभवों को, संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जैसे परिवार के अनुभव, पारिवारिक, चलो पूरा लिखिए, पारिवारिक अनुभूतियां, स्कूली अनुभूतियां। सोचिए जब हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाते थे, जैसे पापा के साथ ऑफिस वगैरह चले गए या जहाँ ड्यूटी करते वहां चले गए, वहां से आते पहले आप अपने फ्रेंड्स के माइंड में तहलका मचा देते थे। फ्रेंड्स के बीच में जाके, आज मेरे डैडी के साथ गया था, वहां ये होता है, ऐसा जाने से ये होता है, घंटी बजाते हैं, कौन आता है, ये करते हैं, उनको ऐसे करते हैं। आते पहले तो वो वहां के अनुभव सीख कर आया, वो किसमें आ गया? मध्यमंडल में। उसके बाद बाह्यमंडल बताइए, जो माता पिता का कार्यस्थान है, धार्मिक स्थान है, ये ऐसी जो चीजें। बाह्यमंडल मतलब यहां से, इन दोनों से बाहर का, आउटसाइड ऑफ माता पिता का कार्यस्थान, धार्मिक स्थान है, ये जो चीजें हैं, वहां के अनुभव, वहां पर बच्चा क्या सीखता है, यहां जाकर क्या सीखता है, तो ये इसमें आ जाएगा बाह्यमंडल में। उसके बाद में आता बृहत्मंडल। बृहत्मंडल में आ गया थोड़ा ऊपर, देश, बच्चा कहने लगा मुझे अपने देश से प्रेम है, कानून, चोरी मत करो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, समाज, अगर मैं गलत करूंगा तो समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, प्रथा, नहीं भाई मैं तो हिंदू हूं, अपनी प्रथा से शादी विवाह करूंगा,
दूसरों की प्रथा नहीं अपनाऊंगा। तो ये चीजें आ जाती है व्रत मंडल में। सबसे बाहर में आता है घटक मंडल। घटक मंडल में जैसे संचार के चीजें, संचार के साधन, संचार के साधन जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, क्योंकि इनसे भी कुछ ना कुछ सीखता ही है ना। कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे भी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है, इनसे भी तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए विद्यार्थी, ये थे आज मनोविज्ञान के सामाजिक विकास के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 सिद्धांत हमने कर लिए हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और सामाजिक सामाजिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत थे। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश करके आपको अच्छे से एकदम साधारण भाषा में करवाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा समझने में आया होगा। अगर आप इसको अपने लिए यूजफुल मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो रूरल एरिया के, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।